Hi guys, I am Renu Yadav and today our topic is what is federalism. 10th क्लास का सिविक्स का ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हमें करना है कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो था, उसमें हमने किया था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में क्या था कि हमने दो कंट्री का एग्जांपल दिया था, एक बेल्जियम का, एक श्रीलंका का। बेल्जियम ने किस तरीके से पावर शेयरिंग करके अपनी कंट्री का डिवाइडेशन होने से बचा लिया था, बट श्रीलंका की जो पावर शेयरिंग का जो तरीका था, उन्होंने सिन्हेला ग्रुप्स को ही जो है मेजोरिटी दी, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया, हर जगह उनको अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी और तमिल पीपल को जो है उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया। तो तमिल लोग जो थे उन्होंने किस तरीके से फिर अपना अलग कंट्री की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी, बट हुआ नहीं वो अलग कंट्री, बट उन्होंने डिमांड कर दी थी वो पावर शेयरिंग के कारण ही। तो फेडरलिज्म जो है वो फेडरलिज्म क्या है, आज हम ये बात करेंगे। तो फेडरलिज्म का मीन्स होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क्स का आ सकता है, व्हाट इज़ द फेडरलिज्म। तो आपको इसका आंसर लिखना है, फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम है विच द पावर इज़ डिवाइडेड, जिसमें पावर का डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री। कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंट्री को रन कर रही है, वो गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर को जो है स्टेट लेवल पर या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर उसको डिवाइड कर देती है, मतलब उनको भी थोड़ा पावर दे देती है कि उनके पास भी कुछ पावर्स है जिससे वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने एरिया को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रन कर सके और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ला सके, लोगों के बारे में सोच सके, अकाउंटेबल हो सके। तो ये कहलाता है फेडरलिज्म। ठीक है, अब देखो फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है यही कि शेयर करना, और फेडरलिज्म वर्ड जो है ये किससे अटैच है, ये है आइडियोलॉजी से अटैच है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है स्प्लिट ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कि पावर शेयरिंग की स्प्लिट जो है वो क्या है, फेडरलिज्म है। फेडरल का वर्ड मतलब होता है संघीय, और फेडरलिज्म का मतलब कि आइडियोलॉजी को फैलाना, स्प्रेड करना, शेयर करना किसी से। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पर या कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अपनी पावर को शेयर कर दिया। ठीक है, फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मोस्टली जो कंट्री है उसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट देखी गई है फेडरलिज्म के बेस के ऊपर। कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंसी या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। स्टेट को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोल सकते हैं, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट कहलाते हैं, तो कुछ में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं कुछ कंट्री। तो फर्स्ट क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया की यदि बात करते तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें 3 टायर गवर्नमेंट दी गई है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट दिस द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस स्टेट लुक एट आफ्टर मच द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर स्टेट। और इससे क्या होता है कि पावर को शेयरिंग करने से जो एडमिनिस्ट्रेट है वो अच्छे से हो जाता है अपने अपने एरिए का, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है पावर को शेयर कर दिया गया। पहले ब्रिटिश लोग थे, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने पावर को शेयर कर दिया गया स्टेट, सेंटर और लोकल लेवल पर। अब ये तो था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेडरलिज्म। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके फीचर्स क्या है, आंसरेबल बताओ, सेपरेटली आंसरेबल ऑफ द पीपल, कि फेडरलिज्म जो है इसमें क्या क्या फीचर्स, मतलब किस तरीके के पॉलिसीज़ होगी जब हम कह सकते हैं कि ये फेडरलिज्म है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसके फर्स्ट फीचर क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स, कि जो फेडरलिज्म होगा वहाँ पर पावर का शेयरिंग किया जाएगा, 2 लेवल या 3rd लेवल की गवर्नमेंट होगी, जैसे स्टेट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, इस तरीके से होगी। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब मान लीजिए ये आपके स्टेट की बात करते हैं, आप स्टेट के भी और सेंटर के भी कैंडिडेट हो, ये इंडिया है मान लीजिए ना, तो हम इंडिया के भी सिटीजन हैं, और फिर अपने अपने जो स्टेट जो डिवाइड है, राजस्थान है जैसे, तो हम राजस्थान के भी सिटीजन हैं। तो ये नहीं कि यदि इसमें डिवाइडेशन कर दिया, स्टेट लेवल गवर्नमेंट आ गई तो हम अब इंडिया के नहीं है, नहीं, दोनों के हैं। तो ये फेडरलिज्म का ही क्या है, फीचर्स है। थर्ड है हमारा द jurisdiction of the respective level of tiers of government are specified the constitutions। और इसको केवल कहा नहीं गया है बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेसिफाइड भी किया गया है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिटी पावर होगी तो वो ये नहीं फिर वो स्टेट की पावर को नहीं मानेगा, या स्टेट का जो सिटीजन होगा वो अपने आप को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है, जो रूल्स है, उनको फॉलो नहीं करेगा। नहीं, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया कि उसको दोनों साइड से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी।
द फेडरल 4 पॉइंट्स है द फेडरलिज्म प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट ultimately changed by the level of government. Such change require the consent of the both level of government. कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब जैसे कई बार क्या होता है कि दोनों में किसी बात पर मतभेद हो गया, कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया जिस पे स्टेट गवर्नमेंट एग्री करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं करती, और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करती है तो स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं करती। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि दोनों ही गवर्नमेंट को जो है अपने रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्टेशन करना पड़ेगा, और ये एक्सेप्टेशन कौन करवाएगी? उनकी जुडिशरी करवाएगी। कोर्ट लेवल पावर द इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट द एम्पायर। इनको दोनों को एक्सेप्टेशन कराने के लिए कौन होगा? हाईएस्ट कोर्ट होगा। मतलब यदि अपनी मर्जी से सहमति होती है तो ओके, नहीं होती है तो फिर कोर्ट के थ्रू दोनों को एक्सेप्टेशन, मतलब कोर्ट जो है इस तरीके का डिसीजन लेंगे कि दोनों ही गवर्नमेंट को जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 6 पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। देखो एरिया हो गया कि अपने अपने एरिया में अपना अपना कंट्रोल होगा, लेकिन उसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को चलाने के लिए फाइनेंस कंडीशन तो चाहिए ना उनको, तो वो उनके पास रिन्यूज कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा जो वो करेगी। तो इसके लिए दोनों को अलग अलग जो है क्लासीफाई स्पेसिफाइक एरिया दिया गया है, इंश्योर किया गया है कि फाइनेंस जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट का एग्रीकल्चर का पार्ट है वो वहाँ से लेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ट्रेन का जो रिन्यूज आएगा वो आएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन पेट्रोल वगैरह है जो यहाँ से रिन्यूज जो आएगा वो किसके पास जाएगा? उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। कंस्ट्रक्टर का काम होगा, जैसे स्टेट में है तो वो रिन्यूज कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो दोनों का क्लासीफाई किया गया है, ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि अलग अलग जो है दोनों का टैक्स का पार्ट अलग अलग होगा, और दोनों अपने अपने टैक्स से इनकम होगी उससे अपने अपने एरिया को जो है डेवलप करेंगे, अपनी अपनी पॉलिसीज़ को रन करेंगे। 7 है द फेडरल सिस्टम हैज़ दस द ड्यूल ऑब्जेक्टिव, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या कि किस तरीके से हम मानेंगे कि ये भी फेडरलिज्म का ही एक फीचर्स है। तो फेडरलिज्म क्या करता है? फर्स्ट है फेडरलिज्म सेफगार्ड द प्रोमोट यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करता है। यूनिटी को प्रमोट कैसे करता है? जैसे आपने बेल्जियम का एग्जांपल देखा, बेल्जियम में किस तरीके से उन्होंने डच और फ्रेंच दोनों स्पीकर को साथ में लेकर और यूनिटी बनाई थी, जिससे कि जो ब्रुसेल्स जो इसकी बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसमें फिर उसमें क्या किया है? हेडक्वार्टर बना दिया गया है ना, इम्प्रेस होकर। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। तो ये फेडरलिज्म क्या लाता है? यूनिटी को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है। और सेकंड है अकाउंटेबल रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को भी साथ देता है। वो किस तरीके से देता है? कुछ जो है टेरिटोरीज हमारे जो है जो स्टेट की काउंटिंग में नहीं आते, वो कंट्री में उनके पास अपनी कुछ पावर्स होती है कि अपने रीजनल के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी डाइवर्सिटी को बचाए रखो, अपने कल्चर को बचाए रखो। तो उनको एक एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, उसमें सेंटर या स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये फेडरलिज्म जो है उसका भी काम करता है। गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स एंड द पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट के पास जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उन सबको एग्री होना पड़ेगा पावर शेयरिंग के लिए, और होना भी चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड, वो दोनों पर एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगी। इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, तभी उनका जो है हर जगह एग्रीमेंट हो पाएगा। द आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट ऑफ द लेवल टुगेदर, उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट और करना पड़ेगा और तभी वो इकट्ठी होकर चल सकती है। इसके साथ साथ है कि जो 2 काइंड्स ऑफ रूट्स है इसके, एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक है अप होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब है, देखिए क्या मान लीजिए ये स्टेट है, सॉरी इसमें ये कंट्री है, ये अब अपने अलग अलग कंट्री है, और ये सभी कंट्री में जो है पावरफुल कंट्री है, अपने पास इनके पास अपनी अपनी पावर है। इन सब ने एक यूनिट बनाई, मतलब सब सारे इकट्ठे होकर और अपना इन्होंने एक पूरा बना लिया। तो ये क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कि ये पावरफुल थे, फिर अपने पास आकर इन्होंने अपना समर्थन दिया एक दूसरे को और एक साथ इकट्ठे होकर एक और पावरफुल बना लिया। तो ये यूनिटी हो गई ना, तो ये यूनिटी को हम जो बढ़ावा देती है हमारी, है ना, प्रोटेक्ट करती है। सेकंड है इसमें क्या? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अप होल्डिंग का मतलब क्या? जैसे इंडिया
कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसमें क्या आएगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और कम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या, ये हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये छोटे छोटे स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को, स्टेट को अपनी पावर दी है, इनको अलग से कुछ पावर दी है अपने अपने करने के लिए। तो ये कमिंग होल्डिंग टुगेदर कि इनको सेंटर के पास पावर है, उसने अपनी पावर देकर इनको भी क्या कर दिया, होल्ड कर लिया कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हो गया। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे इंडिया कैसा कंट्री है, कमिंग होल्डिंग टुगेदर कंट्री है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।